Hello everyone, welcome to the channel Commerce Learning Classes. Today we will understand some basic accounting terms which are repeatedly used in your subjects. Here are some basic accounting terms like entity, transaction, capital, proprietor, drawing, assets, liabilities, purchases returns, sales returns, goods. There are lots of टर्म्स विच आर यूज रिपीटेडली और जिनका आपको बेसिक जो मीनिंग है वो समझना है. सो आवर फर्स्ट टर्म इज एंटिटी. व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी इज एनीथिंग और ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी विच हैज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एंटिटी कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है जिसका अपना सेपरेट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम जानते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से देयर इज अ वन पर्सन मीरा. मीरा इज अ पर्सन जिसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपना अलग एग्जिस्टेंस है. इसी तरीके से मोहन, राम, these all are person who have their independent existence. इसी तरह से हम किसी शॉप का अगर नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आसपास किसी मॉल का नाम ले लीजिए, मोर. दिस इज अ स्टोर, इसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है. ओके, रिलायंस, रिलायंस स्मार्ट, और आप FBB, बिग बाजार, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, जिसे आप अलग से जानते हैं. इन अकाउंटिंग कोई भी जो बिजनेस होता है दैट इज रेफर्ड एज एन एंटिटी. सो एंटिटी रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू कंडक्ट बिजनेस. कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बिजनेस नेम है, फॉर एग्जाम्पल वी सेड Ram and Sons. So what is this? This is an organization and it is a business entity. Okay. हर एंटिटी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है. अब राम एंड सन्स में वी डोंट नो हु इज द ओनर और हु इज द प्रोप्राइटर, मतलब इसका मालिक कौन है हमें नहीं पता, लेकिन राम एंड सन्स हमें पता है इज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज कॉल्ड a business entity or an entity. Okay, so let's move on to next term, that is transaction. Transaction का मतलब क्या होता है? Transaction is an event of exchange or transfer of goods or services among two parties, and second is expressed in terms of money. मतलब कोई भी एक्सचेंज या ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज का दो या उससे ज्यादा लोगों में, और जिसे मनी टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन. ओके, अगर वी से गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, तो ये क्या है? ₹5,000. So this is a transaction as there are exchange of goods and services. हमने गुड्स परचेज की और उसके बदले में उसको क्या दिया होगा? कैश दिया होगा. एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन को अगर हम मोड ऑफ वैल्यू से, एक्सचेंज वैल्यू से देखें तो दो टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं. फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन्स
and second is credit transaction. सो कैश ट्रांजेक्शंस जहां जो एक्सचेंज है वो कैश में हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ किया गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000 रुपीज. 5,000 की हमने गुड्स खरीदी और कैश दिया. रेंट पेड 10,000. रेंट पे किया 10,000 का, तो उसमें भी हमने कैश या चेक यूज किया होगा. तो दिस इज कैश ट्रांजेक्शन. जब हम क्रेडिट मीन्स उधार, मतलब हमने उनको कोई कैश नहीं दिया एंड वी प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. व्हेन द पेमेंट ऑफ द एक्सचेंज इज नॉट मेड एंड देयर इज अ प्रॉमिस टू मेड द पेमेंट in coming future, then it is called credit transaction. जब हम पेमेंट बाद में देने का प्रॉमिस करते हैं तो उस समय जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है. एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 7,000. हमने रमेश को 7,000 रुपीज की गुड्स बेची क्रेडिट पर, यानी उधार दी. हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन, एज देयर इज अ प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर कि भाई उधार ली है, बाद में पेमेंट हो जाएगी 1 मंथ और 2 मंथ के बाद. तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. Okay. Next term is capital. Capital is the amount of cash, goods or assets which are invested in business by the proprietor or partners. जो amount proprietor या partners invest करते हैं business में, that is called capital. It is the liability of the business towards the proprietor or partners. ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है पार्टनर्स और प्रोप्राइटर की तरफ. मतलब बिजनेस में कैपिटल को एक लायबिलिटी की तरह कंसीडर किया जाता है कि भाई बिजनेस को ये अमाउंट पार्टनर्स को या जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसको इन फ्यूचर देना है. जब भी वो पैसे निकालना चाहे वो उस पैसे को निकाल सकता है. ओके. प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है. सो प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस. ओके. ड्रॉइंग्स, जैसे कैपिटल क्या था, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर. अगर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर कुछ निकाल लेता है फंड, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग is any cash or goods withdrawn by the proprietor from the business funds for his personal use. कोई भी कैश और गुड्स जो प्रोप्राइटर बिजनेस फंड से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. ओके. नेक्स्ट टर्म इज असेट्स. असेट्स क्या है? द प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस. बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्हें इन फ्यूचर जिसे वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड असेट्स. असेट्स हमारी दो तरह की होती हैं, नॉन करेंट और करंट. करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं बिजनेस की जिन्हें कैश में विद इन अ ईयर हम कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुड्स हैं. गुड्स हम बेचेंगे तो हमें कैश मिल जाएगा. गुड्स को हम कंसीडर करते हैं स्टॉक. ओके. तो करंट असेट्स जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम इनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं.
फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, तो हम उनको अगर क्रेडिट देंगे तो 3 मंथ्स का देंगे, 1 मंथ का देंगे, या हो सकता है हम 6 मंथ्स का दे दें। ठीक है, तो मतलब 6 मंथ्स के बाद हमें उनसे पैसा मिल जाएगा। सो देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज करंट असेट्स। ओके, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स which is converted into cash after a period of 12 months, मतलब जिसे हम बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, अगर हमने कोई बिल्डिंग ली बिजनेस के लिए तो उसे हम कैश में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं कि हमने अभी ली और 6 मंथ्स के बाद बेच देंगे उसको, नहीं, इट विल बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर हमने मशीनरीज ली, बिजनेस के लिए मशीनरी ली, तो वी विल यूज इट फॉर 2-3 years, सो दिस विल कंसीडर एज नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज टेंजिबल एंड अनदर इज इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया मशीनरी, हमें ये सामने दिखती है कि हाँ मशीनरी है। बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, these are tangible assets. Okay, intangible assets which we can't see but we know that we have these assets. For example, goodwill. What is goodwill? Goodwill is the reputation or well known name of the business in the market. जब मार्केट में आपको सभी लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आपकी गुडविल कितनी है। आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना आपने जो रेपुटेशन अर्न की है, दैट इज कंसीडर्ड एज गुडविल। ओके, हमारे पेटेंट्स जो होते हैं कंपनी के, दैट इज इंटेंजिबल। कॉपीराइट्स, these all are intangible assets of a business. So assets are of 2 types, non-current and current. Current assets are converted into cash within a short period, that is within 12 months, and non-current assets are used for a longer period, that is more than 1 year. Again, non-current assets are of 2 types, tangible and intangible. Tangible assets which can be seen or touched, for example machinery, building, office furniture. And intangible assets are those assets which can't be seen or touched, like goodwill, patents, copyrights, etc. Okay, so let's move on to next term, that is liabilities. Liabilities means that amount जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है बिजनेस की। लायबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। इट शोज द अमाउंट अ बिजनेस ओज टू अदर, मतलब जो बिजनेस को दूसरों को पे करना है, दूसरों को देना है, दैट इज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Internal liability is the amount which the business owes to the proprietor, that is capital. Capital is the amount which business owes to the proprietor, and it is considered as internal liability. External liability is the amount which business owes to the others or the person outside the firm. For example, creditors, banks जिनसे हम लोन लेते हैं, that is all considered as external liabilities. So external liabilities again is of 2 types. One is non-current liabilities and
other is current liability. So current liabilities are the liabilities which are to paid within a year, जिसकी पेमेंट हमें within a year करनी हो. 12 months में हमें जिसकी पेमेंट करनी हो, that is considered as current liabilities. For example, creditors जिनसे हम उधार माल लेते हैं, they are considered as creditors. Okay, non-current liabilities, these falls due for payment in a relatively long period. इनकी पेमेंट हमें लॉन्ग पीरियड के बाद करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल 3 years और 4 years के बाद. इसमें हमारे आते हैं जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. 5 year का लोन लिया है, 3 year का लोन लिया है, दैट इज कम्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट टर्म इज receipts. Receipt is the amount received or receivable for selling assets, goods or services. हम कोई assets बेचते हैं या कोई goods और services बेचते हैं, उससे जो हमें पैसा आता है या जो आना है, that is considered in receipts. जो भी हमें पैसा मिलना है goods या assets बेचकर, या जो मिल जाता है कैश, जो ट्रांजैक्शन अगर होती है, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जिसमें भी हमें अमाउंट रिसीव होना हो, दैट इज कंसिडर्ड इन रिसीप्ट. Receipts are of two types. One is capital receipts and other is revenue receipts. कैपिटल रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स हैं जिन्हें हम असेट्स को बेचकर जो हमारे पास अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज कंसीडर्ड इन कैपिटल रिसीप्ट. फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास मशीनरी थी, 2 साल पुरानी हो गई, उसे बेच दिया फॉर ₹15,000. ओके, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹15,000. हमने 15,000 रुपीज में उसको बेचा. फाइदर इट इज इन कैश और क्रेडिट, ये जो अमाउंट है दैट विल बी कंसिडर्ड इन कैपिटल रिसीप्ट्स. रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, एक रेडीमेड गारमेंट स्टोर है. ओके, अब इनका बिजनेस है गारमेंट्स का, तो जो गारमेंट्स को सेल करने से जो इनको अमाउंट रिसीव होगा, दैट विल कंसीडर रेवेन्यू रिसीप्ट्स. अंडर रेवेन्यू रिसीप्ट जो भी इनकी सेल होगी, दैट विल कंसीडर इन रेवेन्यू रिसीप्ट्स. ओके, लाइक दैट expenditure. Expenditure is the amount paid or payable for acquiring assets, goods or services. जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं या खर्च किए जाने, मतलब जो हमने पैसे पे कर दिए या पे करने हैं इन फ्यूचर, असेट्स खरीदने के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ऑल कम्स अंडर एक्सपेंडिचर. ओके, एक्सपेंडिचर भी, इसकी भी टाइप्स हैं. फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने अगर कोई असेट्स परचेज की है, ऑफिस फर्नीचर लिया, परचेज for 30,000. So this 30,000 will be considered as capital expenditure. Next is revenue expenditure. Revenue expenditure is that amount
जिसको हम विद इन अ ईयर यूज करते हैं किसी चीज के, जैसे गुड्स हैं, गुड्स हमने खरीदी, उन्हें हमें बेचना है, विद इन अ ईयर बेच देंगे, उसे हम रखेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पे किया है या इंटरेस्ट पे किया है, तो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट है वो हमारा पर मंथ का होता है, हम पर मंथ रेंट पे करते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट विच इज पेड और विच इज consumed within a year is considered as revenue expenditure. एक हमारा होता है deferred revenue expenditure। ये अमाउंट होता है जो हमने खर्च तो किया है, ठीक है, एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इसका बेनिफिट हम एक लॉन्ग पीरियड में लेने वाले हैं और इसको हम एक साथ नहीं यूज करते हैं। जैसे मैंने 1 लाख रुपीस, एक बिजनेस ने 1 लाख रुपीस खर्च किए फॉर टीवी एडवर्टीजमेंट। टीवी एड बना और अपनी गुड्स के लिए जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया वो 1 लाख रुपीस का किया। तो अब ये अमाउंट जो है वो एड, अब आप 2 इयर्स रन करते हो या 3 इयर्स तक रन करते हो, दैट डिपेंड्स। तो लेट्स सी ये जो टीवी एडवर्टीजमेंट है ये 4 इयर्स तक टीवी पर अलग अलग इंटरवल्स में आएगा, जैसे महीने में एक बार आ गया। तो ये एक्सपेंस जो हमने किया 1 लाख रुपीस का, ये नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए किया। तो इसको जो हम रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में इसका हम सिर्फ 25,000 रुपीज एज एन एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे, बाकी 75,000 जैसे बचा तो वो नेक्स्ट 3 इयर्स में 25,000 रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो हर साल हम एक्सपेंस कितना लेंगे 25,000 और वैसे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 1 लाख रुपीस। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। In next video we will cover all remaining terms. If you have any doubt in any term which we covered today till here, if there is any problem regarding all these terms, you can ask by putting comments in comment section and I will clarify in the next video. Thank you. Take care, stay safe and have a good day.